तो अब आप समझ सकते हैं कि किसी को भी गोपनीय बातें बताना कितना महंगा पड़ सकता है। खाना पीना दो, आराम के लिए किसी को आपने सुविधा दी, लेकिन एक अनजाने व्यक्ति को अपनी सारी बातें आप बता रहे हैं, सो दैट्स नॉट प्रॉपर। एंड यू नो हाउ रैट ट्रैप सेलर टुक एडवांटेज ऑफ इट, कैसे उसने उसका फायदा लिया। साथ ही समृद्ध के दिनों में, अच्छे दिनों में, ये जो आदमी था, होस्ट, ओनर, क्रॉफ्टर, अर्थात क्रॉफ्टर मतलब बाड़े वाला, आयरन वर्क्स में वो एक बाड़े वाला था, जमीन पे काम कर चुका था, तो इसलिए उसको कुछ आइडिया भी था गाय वगैरह बनाने रखने का, और साथ ही और बेचारा खुले दिल का था। सारी कहानी उसने बता दी, पैसा भी दिखा दिया, और ये अगले दिन सुबह निकल भी गया, लेकिन दिमाग में तो था कि वो पैसा वहाँ रखा हुआ है, क्या मैं उसे चुरा सकता हूँ, और वापस पहुँचा और निकाल लिया। As he walked along with the money in his pocket, as he walked along, जैसे जैसे वो चलता गया, with the money in his pocket, अपनी जेब में पैसा रख के जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, he felt quite pleased with his smartness, अपने स्मार्टनेस से बड़ा खुश था वो। अब स्मार्ट होना मतलब अपनी चालाकी से, और क्या चालाकी थी कि उसकी नज़र थी कि वहाँ पर थैली वापस रख दिया है, और उसने सोच भी लिया होगा रात भर में कि उसको कैसे तोड़ूंगा, और इसीलिए शायद उसने फुर्ती में, ताकि ओनर को शक ना हो, उसी के साथ बाहर भी चला गया, बोले नहीं बस चलता हूँ, निकलता हूँ, और निकल भी गया। सो ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टनेस, और अब अपने स्मार्टनेस पे खुश भी था कि देखो मैंने कैसे उसको बेवकूफ़ बनाया। किसको? ओनर को। ओनर आएगा, बैग देखेगा, पैसा गायब, समझ में नहीं आएगा। He realized of course that at first he dare not continue on the public highway. He realized, उसने महसूस किया कि पहली बात तो ये, he dare not continue on the public highway. To dare करना मतलब साहस दिखाना, कि वो जो सड़क है जिस पे वो चल रहा है उस पर लगातार चलना का साहस न दिखाए। क्यों? इसका मतलब क्या? दिशा बदल लो, कहीं और कट लो, जैसे हम बोलते हैं सामान्य भाषा में, क्योंकि उस रोड पे चल रहे हो, कहीं ओनर वापस आएगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो खोजते खोजते इसी रोड पे तो आएगा वो। तो आई डेयर नॉट वॉक ऑन दिस रोड, आई डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन दिस रोड, यू डेयर नॉट टॉक टू मी, तुम मुझसे बात करने की हिम्मत मत करो, यू डेयर नॉट गो अगेंस्ट माई ऑर्डर, मेरे आदेश के खिलाफ जाने की हिम्मत मत करो। डेयर, दिस मैन इज़ वेरी डेयरिंग, ये आदमी जो है बहुत दुस्साहस वाला आदमी है। वेरी डेयरिंग, डेयरिंग मतलब दुस्साहसी। सो ही रियलाइज, ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल सही, दैट एट फर्स्ट he dare not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods, और इस सड़क से उतर जाए। ऑफ द रोड, ऑफ माने मतलब कहा जहाँ अलग होते हैं, इस सड़क से अलग हो जाए। OFF ऑफ जहाँ आता है उसमें सेपरेशन, अलग होने की बात आती है। तो उसने कहा ये सड़क से अलग हो जाओ, और वो अलग हो गया, और कहाँ चला गया? इनटू द वुड्स, वुड्स माने जंगल, WOODS, वुड्स माने जंगल। याद रखें, केवल वुड माने लकड़ी, और वुड्स माने जंगल। तो बस बट मस्ट टर्न ऑफ, और मुड़ जाना चाहिए। कहाँ? जंगल में मुड़ जाना चाहिए। वो मुड़ गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ही दिस कॉल्ड हिम नो डिफिकल्टी,
पहले 1 घंटे जब वो जंगल में चला उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। अभी देखिए बात सुबह की हो रही है, दिन की, क्योंकि सुबह सुबह दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, ओनर भी और रैट ट्रैप सेलर भी, और आधे घंटे बाद ये वापस आता है, पैसा चुराता है। तो सुबह का ही समय है, दिन का है, उजाला है। उस समय वो जंगल में घुस गया और 1-1.5 घंटा जंगल में चला तो कोई दिक्कत नहीं। इट कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, कोई कठिनाई नहीं हुई ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 आवर। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स। लेटर माने बाद में, जब दिन ढलने लगा तो स्थिति खराब हुई। वर्ष माने खराब। किससे बना है? वर्स्ट नहीं है, सेकंड फॉर्म में, बैड, वर्स, वर्स्ट। स्थिति कुछ खराब हो गई। लेटर इन द डे स्थिति कुछ खराब हो गई। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड नॉट गॉटन इनटू। क्योंकि अब वो एक ऐसे जंगल में घुस गया था, ही हैड gone into a forest which was very big, which was very dense, which was confusing. समझ में कंफ्यूज हो गया वो कि मैं कहाँ भटक गया। 1 घंटे तक वो चलते रहा, मेन रोड से उतर के जंगल की सड़कों में, पगडंडियों में, जंगल है, घना जंगल। 1 घंटे तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम ढलते ढलते थोड़ी इसको चिंता हो गई, रास्ता भटक गया था। बहुत बड़ा जंगल था, कंफ्यूजिंग। इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, जिसके अंदर वो गलती से घुस गया था। अब तो घुस तो गया। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनिट डायरेक्शन। सुनिश्चित करने के लिए, टू बी श्योर मतलब सुनिश्चित करने के लिए, टू बी श्योर मतलब सुनिश्चित करने के लिए उसने कोशिश की कि वो एक निश्चित दिशा में चलता रहे, ताकि कम से कम दिशा ज्ञान के बल पर वो सही जगह तो पहुंच जाए, खुली जगह तो पहुंच जाए। So he walked into a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. Strangely मतलब बड़ा अजीब तरीके से, twisted मतलब मुड़ना, टेढ़ा मेढ़ा होना। उसने तय किया कि मैं एक ही दिशा में चलूं मैं, ऐसा उसने तय किया और चलते रहा। लेकिन क्या देखता है कि वो जो रास्ता है, पाथ है, वो स्वयं गोल घुमावदार है, गोलमोल है, ट्विस्टेड है, तोड़ मोड़ है उसमें। कभी इस दिशा में जा रहा, कभी उस दिशा बदल रही उसकी, कभी इधर इस दिशा में जा रहा, तो और परेशान हो गया। सो स्ट्रेंजली, बड़े अजीब तरीके से वो सड़क मुड़ रही थी। तो इट वॉज बिग, वैसे ही बहुत कंफ्यूजिंग था और ऊपर से अब हालत और ख़राब हो गई। ही ट्राइड टू बी श्योर, सुनिश्चित करने के लिए कि वो किसी एक दिशा में जाए, बट पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे हो रहा था, बार बार रास्ता मुड़ रहा था, सीधा रास्ता था ही नहीं। सो स्ट्रेंजली, जंगल में तो ऐसे ही रास्ते होते हैं। जंगल के रास्तों को पगडंडियाँ तो इसीलिए कहते हैं, पेड़ों के बीच बीच से पगडंडियाँ बनी रहती हैं, कभी फिर मुड़ जाती हैं, कभी इधर। नदी नाले, छोटे पत्थर, पहाड़, चट्टानों के कारण रास्ते बदलते रहते हैं। सो इट वॉज वेरी स्ट्रेंज। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू एन एंड ऑफ द वुड। वो चलता रहा और यहाँ जंगल ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू एन एंड ऑफ द वुड्स, एंड फाइनली ही रियलाइज्ड that he had only been walking around in the same part of the forest. और अंत में उसने महसूस किया कि भैया मैं तो घूमते घूमते लगातार इतनी देर से उसी जगह पे घूम रहा हूँ। उसने कुछ देखा होगा, लैंडमार्क, कुछ किसी चीज़ पर उसकी नज़र पड़ी होगी। कई घंटे तक घूमने के बाद, भटकने के बाद घूम के वहीं वापस आ गया। So finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. जंगल के उसी हिस्से में वो घूम रहा था, उस घुमावदार चक्कर में, सड़क में, भूल भुलैया में भटक गया था, परेशान हो गया। All at once
he recalled his thoughts all at once. फिर कुल मिलाकर उसने पुरानी बात कुछ याद करने की कोशिश की. He recalled his thoughts. अपनी विचार को याद किया. About the world and the rat trap. उसको याद आया कि वो दुनिया रैट ट्रैप है और ये है और वो है, उसके बारे में मैंने क्या सोचा था, वो उसको याद आने लगा यहाँ पे. He recalled his thoughts about world and the rat trap. उसने क्या सोचा था दुनिया के बारे में कि ये दुनिया भी एक रैट ट्रैप है. लालच में लोग यहाँ हैं और भटक रहे हैं अपने लक्ष्य से. अब उसको लगा भैया मैं भी ऐसे ही फंस गया, इसी लालच में मैं भी जंगल में आ गया और जंगल में अब फंस गया हूँ, अब भटक गया हूँ. Now his own turn had come. अब मेरा भी टर्न आ गया. अभी तक तो मैं सोच रहा था कि मैं दुनिया के इस ट्रैप में नहीं हूँ, दुनिया के माया जाल में नहीं हूँ. अब यहाँ तो मैं भी फंस गया, मेरा भी नंबर लग गया. Even I have been trapped now. I do not know where is the end. I do not know how to go out of this jungle. क्या मैं जंगल में मर जाऊंगा? बहुत दुनिया भर की बातें उसके मन में आने लगे. He had let himself to be fooled by a bait. He had let himself to be fooled by a bait. एक बेट ने उसे बेवकूफ बना दिया. एक बेट के झांसे में वो आ गया. झांसे में आ जाना, टू लेट वन सेल्फ बी फूल्ड मतलब झांसे में आ जाना. किसके झांसे में? एक बेट के झांसे में. और बेट क्या था? वही 30 क्रोनर का लालच. वो 30 क्रोनर के चक्कर में ही तो मैं जंगल की ओर भागा और भटक गया. यही लालच अब मुझे यहाँ डुबा देगा. सो नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. अब मेरा भी, अब उसका भी समय आ गया. अब मैं भी इसमें फंस गया. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय बेट. वो स्वयं अब झांसे में अपने को डाल दिया. एंड हैड बीन कॉट, और पकड़ा गया. किसमें? किसी के द्वारा नहीं, झांसे में पकड़ा गया, जाल में फंस गया. कौन से जाल में? जंगल के. और जंगल के अलावा पैसे का जाल. 30 क्रोनर का लालच. उसने जो लोभ था उसको संवरण नहीं कर सका, पैसा चुरा लिया और कहीं पकड़ा ना जाए इसलिए मेन रोड से हट के जंगल की ओर चला गया. शुरू में कोई दिक्कत नहीं हुई उसे, लेकिन बाद में भटक गया. और ऐसा भटका कि आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ वॉकिंग एंड वॉकिंग he found himself at the same place where he was there a few hours ago. The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him. ये पूरा जो जंगल था, जिसके इतने मोटे मोटे तने थे, जिसकी इतनी सारी शाखाएं थी, इतना घना था और लकड़ी के जो बड़े बड़े तने टूटे हुए पड़े थे, वो मानो उसके ऊपर अब गिर रहे थे. उसको लग रहा था ये सब मेरे ऊपर आ रहा है. ऊंचे ऊंचे पेड़. द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक्स माने तने, एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पेड़ों का बड़ा घना झुंड वगैरह जो होता है. एंड फॉलन लॉग मतलब लकड़ी का बड़ा मोटा टुकड़ा. तने, कटे हुए तने. क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन. वो उसके ऊपर हावी हो रहे थे. इम्पेनिट्रेबल, अभेद्य जेल की तरह उसे लग रहा था. ये जो सारे पेड़ दिख रहे थे, ऊपर जंगल, चारों तरफ जंगल, लकड़ी पड़ी हुई, घना जंगल, अब उसे एक जेल लगने लगा. ऐसा जेल जिसे अब भेदा नहीं जा सकता. इम्पेनिट्रेबल, अभेद्य, एक अभेद्य जेल जैसा लगेगा. फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप. टू एस्केप मतलब बच निकलना, भाग निकलना. उसे लगा अब मैं ऐसी जगह में आ गया हूँ, ऐसे अभेद्य जेल में आ गया हूँ जिसको मैं भेद नहीं सकता. और अब ऐसा लगता है कि अब मैं यहाँ से बच नहीं पाऊँगा, भाग नहीं पाऊँगा, निकल नहीं पाऊँगा.
टू एस्केप, टू रन अवे। तो अब यहाँ से मैं भाग नहीं पाऊंगा। कितना निराश हो गया। एंड ही थॉट कि लाइक ए रैट आई एम ऑल्सो ट्रैप्ड नाउ, एक चूहे की तरह मैं भी यहाँ के माया जाल में फंस गया, और इसका परिणाम कि अब ये जंगल में मैं भटक गया हूँ। इट वॉज लेट इन दिसंबर। ये घटना कब की है? दिसंबर की, वो भी दिसंबर के अंतिम दिनों की। लेट इन दिसंबर मतलब दिसंबर के आखिरी दिनों की। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। अंधकार वैसे ही पहले अब उतरने लगा था जंगल में। डिसेंड करना मतलब उतरना, एसेंड करना मतलब चढ़ना, डिसेंड करना मतलब उतरना। वाई आर योर मार्क्स इन फिजिक्स फॉर द होल ईयर आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंड मतलब चढ़ना, ASCEND, और DESCEND मतलब उतरना, उतार होना। तो डार्कनेस जो थी, अंधकार जो था, वो अब उतार पर था, अर्थात जंगल में अब अंधेरा छाने लग रहा था। रात होने जा रही थी, दिसंबर की ठंड थी। इंक्रीज्ड द डेंजर, और ये बढ़ता हुआ अंधकार अब खतरे को और बढ़ा दिया। वैसे ही खतरा था, रास्ता अनजाना, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से निकलना है, भूल भुलैया हो गया, और अब यहाँ अंधकार होने लगा, खतरा बढ़ गया। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम, और चेहरे की उदासी भी अब बढ़ गई। ग्लूम माने उदासी। बढ़ते अंधकार के साथ, उतरते हुए अंधकार के साथ, जाती हुई सूरज की रोशनी और उतरता हुआ अंधकार, उसके साथ साथ अब उसका जो उदासी थी वो भी बढ़ गई। एंड डिस्पेयर, डिस्पेयर यानी निराशा। अब वो हताश हो गया, निराश होने लगा, घबराहट होने लगी, खतरा सामने दिखने लगा। समझ नहीं आ रहा था क्या करें जंगल में। 30 क्रोनर तो जेब में रख लिया, कहाँ खतरे में फंस गया। यदि वो 30 क्रोनर नहीं लिया होता तो मैं मेन रोड पे ही चलता, एक आध दो रैट ट्रैप बेच के कुछ कमा लेता, जैसा मैं रोज़ करता था। यहाँ वो 30 क्रोनर मैंने क्या ले लिया, उसको लेके जंगल में घुस गया बचने के लिए, छुपने के लिए, और अब जंगल में भटक गया हूँ। यहाँ अंधेरा भी हो चला है, रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, खतरनाक लग रहा है, और न जाने क्या क्या सोचने लगा। और इस सोच के साथ साथ उसकी निराशा, उसकी हताशा बढ़ने लगी। डिस्पेयर माने हताशा, डिस्पेयर यानी हताशा। ग्लूम मतलब उदासी। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, और अंत में उसने देखा अब कोई रास्ता नहीं। नो वे आउट, अब कोई रास्ता नहीं बचा बाहर जाने का। एंड ही सैंक डाउन टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर बैठ गया। निराश होकर, थक कर, हताश होकर, उदास होकर, घबराहट में वो ज़मीन पर बैठ गया। She sat down on the ground, sank down on the ground. Sink मतलब डूबना, sank down मतलब जमीन में बिल्कुल एक डूबे जैसा गिर गया, उतर गया, बैठ गया। Tired to death, इतना थक चुका था मानो वो अधमरा हो गया है। To tire मतलब थका देना, थकानदायी, इतनी थकानदायी उसकी जो उसका दिन हो गया था कि मानो अधमरा हो गया था। Thinking that his last moment has come, और सोचने लगा शायद मेरा आखिरी क्षण आ गया है, अब यहीं मुझे मरना है। न रास्ता दिख रहा, न कोई दिख रहा, अंधकार अलग हो रहा है, भूख अलग लग रही है, थकान अलग है, और न जाने क्या क्या। सो ही वॉज टायर्ड टू डेथ, अधमरा हो चला था थकान से। Sank down on the ground, जमीन पर लगभग गिर गया। Thinking that his last moment has come, और सोचने लगा मेरा अंतिम समय आ गया। But फिर देखिए अब कहानी नहीं बदलती है। But just as he laid his head on the ground, he heard a sound. To lay मतलब लेटना, lie माने लेटना, उससे बना लेट, lie ले लेट। तो जस्ट एज ही लेड हिज हेड, जैसे उसने अपना सिर लेटाया, ही हर्ड साउंड, उसे एक आवाज आई।
देखिए कैसे फिर भाग्य उसका साथ देता है। अब उसे एक आवाज़ आती है, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग। थंप करना मतलब ऐसा मारना, हार्ड जोरों से मारते हुए, थम्पिंग रेगुलर मतलब लगातार कोई ऐसा थंप कर रहा है, थपथपा रहा है किसी चीज़ को, किसी को जोर जोर से, ऐसी आवाज़ उसको आई। जैसे वो ज़मीन में लेटने के लिए गया और सिर उसने जैसी ज़मीन पे टिकाया, उसको थम्पिंग की आवाज़ आती है, कुछ आवाज़ आती है। और थंप मतलब जोर जोर से पीछे से मारना। जस्ट एज ही लेड, जैसे ही वह लेटा, अपने सिर को उसने लेटाया, लाई लेड लेड, ले लेड लेड, ये दो शब्द है अलग अलग। टू ले एक मतलब अंडे देना और टू लाई माने लेट जाना, लेकिन पास्ट टेंस देखिए दोनों के क्या हैं। तो जैसे ही वो लेटा उससे थम्पिंग की आवाज़ आती है, तुरंत थोड़ा सा आशा की किरण जाग पड़ती है। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, उसको कोई शंका नहीं थी कि किस चीज़ की आवाज़ है, समझ गया किसकी आवाज़ है। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, कोई शंका नहीं थी कि किस चीज़ की आवाज़ है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, टू रेज मतलब उठाना, उसने अपने को उठाया अर्थात खड़ा हुआ। Those are the hammer strokes from an iron mill, ये तो आयरन मिल का हैमर, हथौड़ा पीट रहा है कोई, ऐसा लग रहा है, अर्थात आसपास कहीं पर आयरन मिल है, अर्थात आसपास कहीं पर आयरन मिल है, मतलब वहाँ लोग रह रहे हैं, कोई आदमी है जो थंप कर रहा है। बस मेरे को तो यही चाहिए, मेरे को ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ तो आशा की किरण दिखी। अपने को उसने खड़ा किया, ही रेज्ड हिमसेल्फ, और महसूस किया कि ये तो आयरन की आवाज़ है, हैमर हथौड़े की आवाज़ है। ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, और जब वहाँ हथौड़े की आवाज़ आ रही तो आसपास लोग रह रहे होंगे निश्चित रूप से। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय मतलब आसपास, आसपास लोग रह रहे होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, टू समन माने बुलाना, समन द ऑफिसर, कलेक्टर समन द पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर ने पुलिस एसपी को बुलाया। आई समन्ड ए प्यून, मैंने एक प्यून को बुलवाया। तो यहाँ पे ही समन्ड व्हाट, ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी शक्ति, जब उसको लगा ना कुछ आवाज़ आ रही है, अरे आशा की किरण दिखी और उसको लगा कि आसपास कोई तो होंगे, तो उसने अपनी पूरी ताकत बुलाई, उठा, एंड स्टैगर्ड इनटू द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और लड़खड़ाते हुए, टू स्टैगर मतलब लड़खड़ाते हुए जाना, लड़खड़ाते हुए आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। क्यों लड़खड़ाते हुए, क्यों? थक गया था, निढाल हो चुका था, निढाल हो के तो वो लेट गया था। लेकिन अचानक जब आवाज़ आती है तो उस माहौल में वापस आशा की किरण जागती है, वो खड़ा होता है और आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। टू स्टैगर मतलब लड़खड़ाना, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, साउंड ऑफ व्हाट, साउंड ऑफ द हैमर, थम्पिंग समथिंग, किसी चीज़ को पीट रहा था हैमर, उस दिशा में वो चल पड़ा। क्यों? इस उम्मीद में कि वहाँ कोई न कोई आदमी तो होगा, मुझे कोई शरण तो मिलेगी, मुझे कोई खाने को तो देगा, और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ सुरक्षित तो रहूँगा, इस जंगल से निकल के किसी के पास तो पहुँचूँ। द रैम्सजो आयरन वर्क्स, ये नाम आपने सुना? रैम्सजो आयरन वर्क वही जगह थी जहाँ पर ओनर, हाउस ओनर, कॉटेज ओनर काम करता था, और अब चूंकि वो बूढ़ा हो चला था, उसने काम छोड़ दिया था, गाय पाल ली थी। वही रैम्सजो आयरन वर्क which are now closed down were not so long ago a large plant. ये रैम्सजो आयरन वर्क जो अभी बंद हैं, बहुत पहले एक बहुत बड़ा प्लांट था, बहुत पुरानी बात नहीं है, not so long ago, not so long ago, बहुत पुरानी बात नहीं है, जब ये रैम्सजो आयरन वर्क था, बहुत बड़ा था, जो अब बंद पड़ा है। और इसमें क्या क्या था? स्मेल्टर था, रोलिंग मिल थी, फोर्ज था,
स्मेल्टर का काम क्या होता है? लोहे को पिघलाना। जहाँ लोहा पिघलता है उसे स्मेल्टर बोलते हैं। रोलिंग मिल, वहाँ पर उसकी चादर बनाई जाती है, लोहे की शीट्स बनती हैं। फोर्ज इज अनदर काइंड ऑफ प्लेस वेयर आयरन इज गिवन ए शेप। तो बहुत बड़ा प्लांट था, बहुत पहले ये प्लांट जो अभी बंद दिख रहा है बहुत बड़ा था। इसमें स्मेल्टर था, रोलिंग मिल थी और फोर्ज था। इन द समर टाइम, गर्मी के दिनों में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेविली लोडेड बार्जेस एंड स्कोर स्लिड डाउन द कैनल। गर्मी के समय में लंबी पंक्तियां लगी रहती थी। किसकी? बड़ी बड़ी नौकाओं की। बार्ज और स्कोज ये एक तरीके की नौकाएं होती हैं, इनकी लाइन लगी रहती थी। हेविली लोडेड बार्जेस एंड स्कोज स्लिड डाउन द कैनाल। कैनाल मतलब नहर, स्लाइड से बना स्लाइड डाउन द कैनाल, कैनाल से बह के निकल जाती थी। कैनाल में ये बोट और ये जो स्कोज हैं और बार्जेस हैं, ये भारी वजन लेकर निकल पड़ते थे। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक। और ये कैनाल फाइनली एक लेक में जाती थी, एक झील में जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम द रोड नियर द मिल वेयर ब्लैक फ्रॉम ऑल कोल्ड डस्ट। और ठंड के समय ये जो सड़क है जो इस मिल के आसपास थी वो काली हो जाती थी। क्यों काली हो जाती थी? कोल डस्ट के कारण। आयरन फैक्ट्री में बहुत कोयला लगता है, बहुत ज़्यादा। और वो कोयला जब ऊपर जल के जब उसकी राख ऊपर जाती है या धुआं ऊपर जाता है तो ठंड में बादलों के कारण धुआं और कोयले की धूल हवा में ना जाकर के वो वापस गिर जाती है बहुत ऊंचाई से, चिमनी से बाहर निकल के। तो जब गिरती है तो सड़क काली हो जाती है। आप देखे होंगे रायपुर के आसपास भी ऐसे बहुत से स्टील प्लांट हैं, उसके आसपास की सड़कों की स्थिति देखिए वो काली हो गई। तो ऐसे ही काली यहाँ भी हो जाती है। और ठंड में तो और ज़्यादा, पूरा बादलों के कारण, नमी के कारण चिमनी से निकलते ही ये कोल डस्ट सड़क पे आ जाता था। Which sifted down from the big charcoal crates. चारकोल मतलब कोल, क्रेट्स मतलब लंबी लंबी प्लेट। टू सिफ्ट डाउन मतलब अलग अलग होना, सिफ्टिंग। चारकोल प्लेट से जब ये अलग होती थी, शिफ्ट होती थी, तो जैसे शिफ्टिंग को हम उपयोग करते हैं, आप गांव में धान को हम अलग अलग करते हैं, चावल और धान को सूपे से। तो सूपे से चावल और धान को अलग करने की प्रक्रिया को हम शिफ्टिंग कह सकते हैं कि द सूपा इज यूज फॉर शिफ्टिंग ऑफ धान फ्रॉम राइस और राइस फ्रॉम धान। सो हियर द लोडेड बार्जेस, हेविली लोडेड बार्जेस, भरे हुए बार्ज और स्काउ वो कैनाल से कैनाल में जाते थे तेजी से और उसके बाद वो झील में चले जाते थे। एंड इन द विंटर टाइम जो रोड थी वे काली थी। काहे से? डस्ट से, कोल्ड डस्ट से। तो अब ये दृश्य बता रहा है लेखक, ऑथर, उस मिल के आसपास का। वो मिल जहाँ से हैमर की आवाज़ आती है, रैम्सजो आयरन वर्क जिसका नाम था, और जिसकी थोड़ी दूरी पर कहीं ये रैट ट्रैप सेलर भटक रहा था और उस आवाज़ की ओर बढ़ रहा था। तो ये जो प्लांट है वो किसी समय बहुत बड़ा था, बंद पड़ा है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के पहले कुछ दिन पूर्व ही किसी एक संध्या में, अंधेरी संध्या में, लॉन्ग संध्या का अंधकार जो होता है वह बड़ा लंबा लगता है, द मास्टर स्मिथ एंड इट्स हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज।
जो मास्टर स्मिथ था और उसका जो मददगार था। स्मिथ, आयरन स्मिथ मतलब क्या होता है? लोहार। आयरन स्मिथ मतलब लोहार। तो मास्टर स्मिथ मतलब लोहारों का जो मुखिया था और उसको मदद करने वाला एक कोई व्यक्ति था। ये लोग एक शाम जो बड़ी लंबी थी, अंधकार में थी, क्रिसमस के कुछ दिन पहले की बात है, वहाँ पे बैठे थे नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। कहाँ बैठे थे? नियर द फर्नेस। फर्नेस मतलब भट्ठी। भट्ठी मतलब जहाँ पर आग जलाई जाती है, गर्म किया जाता है, तापमान बढ़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा तापमान वहाँ रहता है, उसके पास बैठे हुए थे और किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? पिग आयरन की। पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा। कच्चे लोहे को पिग आयरन कहते हैं। पिग आयरन को लेकर ये लोग फर्नेस में डालते हैं, गर्म होता है कच्चा लोहा, फिर उसके बाद वो ओर जो है उसमें से अलग हो जाता है और लोहे में मजबूती आती है। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है। फ्रॉम कन्वर्शन ऑफ आयरन फ्रॉम पिग आयरन टू स्टील इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस and many of you must have read something of it in your classes 9th and 10th chemistry. So here, what you should know is that the master smith and the helper were sitting near the furnace, waiting for the pig iron to come. Furnace had a very high temperature. This furnace had been put to fire to be ready to put on the anvil. और पिग आयरन को फर्नेस में डाल दिया गया था ताकि वो जो लोहा है वो पिघल जाए, नरम हो जाए, ताकि उसके बाद उस पर हथौड़ा पीटा जाए। एनविल मतलब बड़ा हथौड़ा। एनविल मतलब बड़ा हथौड़ा जो ऊपर से लोहे पर ऐसा गिरता है, मारते हैं उसको चपटा करने के लिए, शेप देने के लिए, चौकोर जो भी शेप देना है। ऑर्डिनरी हैमर से या हाथ के हैमर से वो लोहा शेप में नहीं आ पाएगा। आ तो जाएगा लेकिन तब तक लोहा ठंडा हो जाएगा, फिर वापस उसको डालना पड़ेगा पिग आयरन फर्नेस में। तो इससे अच्छा है बड़े बड़े हैमर जो मशीन से चलते हैं, वो हैमर को उसको गिराया जाता है, एनविल। सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, these two people are sitting waiting for the pig iron and to be ready to put on the anvil. एनविल में रखने के लिए जहाँ पे उसे मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उसको तैयार करने के लिए वहाँ बैठे थे। Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar. उनमें से एक आदमी जब तब उठता था, every now and then जब तब एक आदमी उठता था और स्टर करना मतलब हिलाना। स्टर करना मतलब हिलाना। You stir milk when you pour sugar. जब आप शुगर डालते हो उसके बाद मिल्क को क्या करते हो? चम्मच से आप स्टर करते हो। उसी से बना स्टरर। जो चीज़ स्टर करे उसे स्टरर कहते हैं। That incident stirred my mind. उस घटना ने मेरा सिर हिला दिया। That view, that दृश्य stirred my mind. That image stirred my mind. उसने, घटना ने, उस बात ने मुझे बुरी तरह विचलित कर दिया, हिला दिया। ये भी एक दूसरा उपयोग है। तो यहाँ पर got up, हर बार एक आदमी उठता था उन दोनों में से, and he would stir the glowing mark. glowing mark का glow मतलब चमकता हुआ, गरम लाल लोहा। मास मतलब फिजिक्स में आप जानते हैं, उस गरम लाल लोहे को एक लंबे आयरन बार से उसको थोड़ा हिलाता था। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट, और कुछ देर में वापस आ जाता था। ड्रिपिंग विथ परस्पिरेशन, बहुत तेज पसीना आता था। ड्रिपिंग, पसीना ड्रिप करता हुआ, पसीना बहता हुआ। तो ड्रिप माने बहना। इसी तो बना डॉक्टर लोग क्या करते हैं? ड्रिप लगाते हैं, किसी चीज़ का, सलाइन का ड्रिप, ब्लड का ड्रिप, तो वो ड्रिप कहलाता है। ड्रिप करना मतलब ऐसा बहना। वाई सो मच ऑफ स्वेट इज ड्रिपिंग? स्वेट माने पसीना, परस्पिरेशन माने पसीना, SWEAT, स्वेट यानी पसीना, परस्पिरेशन यानी पसीना। वाई
कोई जाता था उनमें से थोड़ी देर में, एवरी नाउ एंड देन लंबे एक आयरन बार थे, जो अंदर लोहा जो पिघल रहा है उसको थोड़ा लंबे बार से हिलाता था, और इतनी गर्मी लगती थी कि कुछ देर में वो वापस आता था पसीने से बहता हुआ, पसीने से सराबोर। दो एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज। मानो वहाँ पे एक कस्टम था, एक प्रथा थी, कस्टम यानी प्रथा, वहाँ एक प्रथा थी कि कुछ नहीं पहनना है, एक लंबी शर्ट और जूता बस। वुडन शू, लकड़ी का जूता पहनना है, लंबी शर्ट पहनना है, और उसके साथ ही, और ऐसा पहनने के बाद ही वो आयरन को वो करने के लिए जाना है। एक मानो वहाँ प्रथा थी। पूरे समय बहुत तरह की आवाज़ें आ रही थी। All the time there were many sounds to be heard in the forge. उस forge में बहुत तरीके की आवाज़ें आ रही थी लगातार। This is what writer is saying. The big bellows groaned and the burning coal cracked. जो बड़े बड़े जो बेलो थे उससे आवाज़ आ रही थी, ग्रोनिंग की आवाज़, और जो कोल था उसके टूटने की आवाज़, बर्निंग कोल, जब कोल गर्म था, तड़ तड़ तड़क 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 ऐसी आवाज़ जो आती है वो आवाज़ लगातार आ रही थी, क्रैकिंग की आवाज़, उनके टूटने की आवाज़। क्योंकि कोयले के छोटे छोटे टुकड़े नहीं काम आते, बड़े बड़े ढेले कोयले के वहाँ गिराए जाते हैं, तो जब वो गर्म होते हैं, जलते हैं तो टूटते हैं। सो बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, ये आवाज़ भी आ रही थी। मैनी साउंड्स कमिंग, उसमें ग्रोनिंग की आवाज़ थी, क्रैकिंग की आवाज़ थी। द फायर बॉय शॉवेल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस। जो फायर बॉय था वो क्या कर रहा था? शॉवेल्ड चारकोल, चारकोल को हिला रहा था। शॉवेल करना मतलब हिलाना। वो चारकोल को लगातार हिला रहा था। इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस, मॉ मतलब उसका मुंह, फर्नेस का जो मुंह होता है, चाहे वो ऊपर हो या साइड में हो। साइड में होता है तो दिखाई देता है फर्नेस में के अंदर, कई जगह फर्नेस में ऊपर रहता है मॉ, खुला, गर्दन खुला। द फायर बॉय शॉवेल्ड चारकोल इनटू द मॉ, वो चारकोल को उसमें डालता था। किसमें? फर्नेस में। विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और जब वो डालता था तो अलग आवाज़ आती, तड़ 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 तड़। आप सोच सकते हैं कि वो जो फावड़े जैसा बड़ा औजार, उससे बड़े बड़े कोल के टुकड़े को उठाया और उसने धक्का दिया और फर्नेस के अंदर डाला। गर्मी में एकदम वो कोयला जाता है तो तड़कने लगता है, उसकी आवाज़ अलग आ रही थी। तो कई तरह की आवाज़ें आ रही थी। There were many sounds coming. All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned, the burning coal cracked, the fire boy shoveled the charcoal into the furnace through the maw. Outside roared the waterfall. और बाहर आवाज़ आ रही थी। रोर करना मतलब जोर जोर की आवाज़ आना। रोरिंग साउंड, किसकी आवाज़ आ रही थी? वाटरफॉल की, पानी के झरने की आवाज़ आ रही थी। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड whipped the rain against the brick tiled roof. और इसके अलावा शार्प नॉर्थ विंड, नॉर्थ से तेजी से जो हवा चल रही थी वो बार बार whipped against the rain, whipped the rain against the brick tiled roof. उसके साथ जो पानी गिर रहा था, पानी के बहाव में, पानी, रेन का जो पानी है, तेजी से जो हवा बह रही है वो व्हिप कर रही थी। व्हिप करना मतलब क्या होता है आप जानते हैं? व्हिप मतलब कोड़ा। तो कोड़े की मार जैसी वो पानी की आवाज़ किसको मार रही थी? ब्रिक टाइल्ड रूफ, छत में आ रही थी, जो किसकी बनी थी? ब्रिक की। ब्रिक में वो पानी की मूसलाधार, बहुत मोटी मोटी धार की आवाज़ गिरते हुए लगातार आ रही थी। ये कितने तरह की आवाज़ें और उसका विवरण, यू कैन अंडरस्टैंड। तो ऑथर कहना चाह रहा है कि एक आवाज़ उसको आती है, वो उठता है इस उम्मीद में कि अरे आसपास कुछ तो है, और उसको लगता है कि वो हैमर कोई मार रहा है, उस साउंड की दिशा में बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ तो बहुत सारी आवाज़ें थी,
देयर वर मैनी साउंड, और किस किस की आवाज़ें थी इसको भी बता दिया। और फिर उसने फैक्ट्री के अलग अलग पार्ट्स का भी जिक्र कर दिया, मॉ, चारकोल, फर्नेस, स्मेल्टर एंड फ्यू अदर parts of the factory, and it was a big factory which had now closed down, but when it was big, it had all these things.